हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक सुलभ भारती से पाठ दूसरा। देखो बच्चों, आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तिका से बेटी युग कविता लेकर मैं आई हूँ। कविता के कवि है आनंद विश्वास और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। इनका जन्म 1949 को शिकोहाबाद में हुआ है। इनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पांखी, देवम, गर्मा गर्म थपड़े, लू के चिड़िया, फुर, परिचय। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा का महत्व, साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति के प्रतिपादित किया है। हम देखेंगे कविता। पहले थोड़ी थोड़ी कविता पढ़ते पढ़ते समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश बढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यानी नानी वाली यानी जब जो हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ जो कथा कहानियाँ बताती थी वह आज भी सुहानी यानी सुंदर लगती है। लेकिन अब बेटी युग का दौर आया है। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। नानी की तो कहानी हमने सुनी है, आज भी सुनते हैं, लेकिन अब जो बेटियों का नया युग आया है उसका जो दौर यानी काल, बेटियों की युग का काल जो शुरू हुआ है उसकी एक नई कहानी हम लिखेंगे और उसको ही लोगों के सामने पेश करेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। अब बेटी युग में क्या बदला होगा? पहले कैसे था कि बेटियां पढ़ती नहीं थी, सिर्फ लड़कों को पाठशाला में भेजा जाता था, लड़कियों को नहीं। तो बेटी युग में क्या होगा? बेटा बेटी में भेदभाव नहीं होगा और सभी पढ़ेंगे। बेटी भी पढ़ेगी और बेटा भी पढ़ेगा। बेटा भी आगे बढ़ेगा और बेटी भी आगे बढ़ेगी। फौलादी ले नेक इरादे, फौलादी यानी पोलाद जैसे कठोर इरादे लेकर, इरादे यानी संकल्प लेकर, पोलाद जैसे संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे यानी खुद अपना इतिहास हम तैयार करेंगे, हम खुद अपना इतिहास लिखेंगे। देश बढ़ेगा दौड़ेगी अब तरुण जवानी। यानी कवि कहते हैं कि अब देश पढ़ेगा का मतलब क्या है? देश के सभी बाल बच्चे, बेटा बेटी, लड़का लड़की सब पढ़ेंगे और जब सब पढ़ेंगे तो अपने आप देश बढ़ेगा, यानी देश का उत्कर्ष होगा, देश का विकास होगा। दौड़ेगी अब तरुण जवानी और तरुण जवानी दौड़ेगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब दूसरा परिच्छेद देखेंगे कविता का। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा।
सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटा शिक्षित तो आधी शिक्षा है, और दोनों शिक्षित यानी बेटा और बेटी दोनों पढ़े हैं तो पूरी शिक्षा है। हमने सोचा मनन करो, यानी हम जो कह रहे हैं कि बेटा पढ़ा तो आधी शिक्षा है, दोनों पढ़े, बेटा बेटी दोनों पढ़े तो पूरी शिक्षा है, इसका मनन करो, यानी मन में सोचो ये सही लग रहा है या नहीं, सोचो समझो करो समीक्षा, और सोच समझकर समीक्षा करो, इसके ऊपर विचार करो। सारा जग शिक्षामय करना, पूरा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। और वो कहते हैं कि हमने सोचा है और हमने यह मन में ठान लिया है। ठान लेना, निश्चय करना, हमने मन में ठान लिया है। फिर वही पंक्ति है, नानी वाली कथा कहानी अब भी लगे जग में सुहानी। अब अगला परिच्छेद देखिए कविता का। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब कवि कहते हैं कि अब बेटा बेटी सब पढ़ने लगे हैं तो कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, इस दुनिया में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, सबके हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा, ज्ञान गंगा, ज्ञान की गंगा की पावन धारा, पावन यानी पवित्र, पवित्र धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। ज्ञान की गंगा की पवित्र धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी का मतलब सब शिक्षित होंगे और ज्ञान के भूखे होंगे, ज्ञान पाएंगे। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। पुस्तक और कलम की, पर कलम में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, और यह जग में जाहिर है, सबको पता है। जग में जाहिर है मतलब सबको पता है, बस सबको पहचानी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अब अंतिम परिचय। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग का यह पर्व है, यानी यह जो काल चल रहा है वो बेटी युग का है। अगर बेटी को इतना सम्मान मिलेगा समाज में तो अपने आप यह पुण्य पर्व हो जाएगा, ज्ञान का पर्व हो जाएगा, क्योंकि हर कोई यहाँ शिक्षित होगा। सब सबका सम्मान करे तो, और सब सबका सम्मान करे, क्योंकि पहले समाज में स्त्रियों को, लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए कहा है कि जब लड़कियों को, स्त्रियों को सम्मान मिलेगा तो पूरे समाज में सब एक दूसरे को सम्मान करने लगेंगे, और जब एक दूसरे को सम्मान कर लेंगे तब जन जन का उत्थान पर्व होगा, तब जन जन का उत्थान यानी प्रगति का पर्व होगा। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, यानी सोने की चिड़िया अपने मुंह से गाना बोलेगी कि बेटी युग की हवा सयानी है, सयानी यानी समझदार है। नानी वाली कथा कहानी अब भी लगे जग में सुहानी। अब देखो इस बेटी युग कविता में बताया गया है, बेटियों का सम्मान करने के बारे में बताया गया है। अब देखेंगे लेखन कार्य। नए शब्द, सुहानी सुंदर, दौर काल समय, नेक भला अच्छा, इरादा संकल्प, कलम लेखनी, उत्थान प्रगति, पर्व त्योहार, सयानी समझदार। ठान लेना यह मुहावरा है, उसका अर्थ है निश्चय करना, और उसका वाक्य मैंने बना कर दिया है, वो भी लिख कर रखना। रमेश ने इस वर्ष कक्षा में पहले आने का ठान लिया।
अब वाचन जगत से विषय दिया है। देखो, इस प्रकार के जो विषय आते हैं वह 8वीं कक्षा से आपको स्वमत के लिए पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी करना है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर के कार्य पढ़ो और प्रमुख मुद्दों को बताओ, मैंने यहाँ दिया है। अहिल्याबाई होळकर साधारण से किसान के घर पैदा हुई एक महिला थी, जिन्होंने सदैव अपने राज्य और वहाँ के लोगों के हित में ही कार्य किया। उनके कार्य की प्रणाली बहुत ही सुगम और सरल है, अर्थात इन्होंने अपने राज्य के लोगों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक एवं दया के साथ व्यवहार किया। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। वे मालवा प्रांत की महारानी थीं। अहिल्याबाई होळकर ने समाज की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। तो समझे, अहिल्याबाई होळकर एक साधारण घर में पैदा हुई लड़की थी, लेकिन शादी के बाद वह राजघराने में पहुंची। सुनो तो जरा, त्योहार मनाने के उद्देश्य की वैज्ञानिकता सुनो और सुनाओ। समाज में त्योहार मनाने के उद्देश्य, त्योहार सिर्फ इसी उद्देश्य से मनाए जाते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ मिले, बातचीत करें, खुशियाँ बांटें और अपने पास जो भी अच्छी बातें हैं उसकी लेन देन करें। त्योहार मनाने की वैज्ञानिकता, त्योहार मनाने के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। जैसे मकर संक्रांति मनाई तो जो ठंड के दिन आते हैं तो तिल जैसे स्निग्ध पदार्थ खाने चाहिए। दिवाली मनाई जाती है तो ठंड के दिनों में अपने शरीर को तेल लगाकर ठंड से बचाव करना चाहिए। अगला विषय है, जरा सोचो लिखो, तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो। यदि मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिला तो सबसे पहले मैं उसे भगवान के सामने रखूंगा और भगवान से आशीर्वाद मांगूंगा। उसके बाद वह थैला लेकर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। माँ को कहूँगा कि यह मुझे जहाँ मिला है वह जगह बता दूंगा। मैं और माँ मिलकर कोशिश करेंगे कि वह थैला जिसका है उसे पहुँचा देने का, क्योंकि जिसका थैला गुम हुआ है वह तो बहुत ही दुख में होगा और उसका दुख दूर करना मेरा फर्ज रहेगा। अगला विषय देखेंगे। अगला विषय है, स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वयं पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार पर क्या पड़ता है और समाज और देश पर। स्त्री ने शिक्षा प्राप्त की तो उसका स्वयं पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह खुद के बुद्धि पर निर्भर रहेगी और बहुत सारे निर्णय वह अपने बुद्धि से ले सकेगी। इसका उपयोग परिवार, समाज, देश के लिए होगा। स्त्री को समाज में सम्मान मिलेगा। पढ़ी लिखी होने के कारण वह सोच समझकर काम करेगी। परिवार पर क्या असर पड़ेगा। परिवार में अगर एक स्त्री पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार सुधर जाता है, शिक्षित होता है। परिवार में आने वाले बच्चों को पढ़ लिख कर सयाने करना स्त्री का काम है। वह पढ़ी लिखी स्त्री आसानी से कर सकती है और पूरे परिवार को सुधार सकती है। समाज पर क्या असर होता है। समाज, ऐसी पढ़ी लिखी स्त्रियों के परिवार हो तो ऐसे कई परिवारों से ही समाज परिवर्तन हो सकता है। पढ़ी लिखी स्त्री समाज में अच्छा परिवर्तन कर सकती है, साथ साथ अपने परिवार को बदल सकती है और परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज को बदल सकती है। इतनी ताकत सिर्फ और सिर्फ पढ़ी लिखी स्त्री में होती है। अब देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, पढ़ी लिखी स्त्री खुद को बदलेगी, परिवार को बदलेगी, समाज को बदलेगी तो अपने आप देश भी बदल सकता है। तो देश के उत्थान के लिए घर घर की स्त्री पढ़ना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, एक पढ़ी लिखी शिक्षा प्राप्त स्त्री पूरे समाज, देश और परिवार को अच्छे मार्ग पर ला सकती है, बदल सकती है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विचार मंथन। समाज में बेटियों को धुतकारा जाता है यानी तिरस्कार किया जाता है। समाज में बेटियों को जन्म लेने ही नहीं दिया जाता। इसीलिए बेटियों की संख्या कम होती जा रही है। बेटियों को समाज में सम्मान भी नहीं मिलता और हमेशा उनके साथ बेटों से अलग व्यवहार किया जाता है। इसलिए इस विचार से मानव को बदलना चाहिए और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। स्वयं को बदलो, समाज बदलेगा। समाज में हो या घर में बदलाव लाना है तो हमेशा स्वयं से शुरुआत करनी चाहिए। हम खुद बदले तो ही हम दूसरों को बदल सकते हैं और अगर हम खुद को बदल नहीं सकते तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे और क्या बदलाव करेंगे। समाज परिवर्तनशील हो तो समाज का विकास और उत्कर्ष होता है और समाज में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं से शुरुआत करनी चाहिए। देखो कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। पहली वाली क वाली पंक्तियां, बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। यह क वाली है। ख वाली, बेटी युग में सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। उसके आगे जानकारी लिखनी है बेटी पर्व और शिक्षामय विश्व। बेटी पर्व के बारे में पहले जानकारी देखेंगे। बेटी पर्व, बेटियों को समाज में सम्मान देने का पर्व। समाज में बेटा और बेटी में बहुत ही भेदभाव किया जाता है। कभी खान पान में, कभी खिलौने में, कभी रहन सहन में, नौकरी व्यवसाय में बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता है। समाज के सभी स्तर के लोगों में बेटा बेटी में समान व्यवहार करने के लिए जागरूक करना बेटी पर्व का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षामय विश्व। शिक्षामय विश्व का अर्थ है पूरा विश्व शिक्षित हो। देखो समाज में 100% लोग शिक्षित होना जरूरी है। समाज में 50% महिलाएं और लड़कियां हैं, तो पूरे समाज को शिक्षित करना है तो महिला और लड़कियों को शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज शिक्षित है तो देश की प्रगति सही मार्ग पर चलती है। इसीलिए शिक्षा की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है शिक्षा में दुनिया पूरी तरह शिक्षा में घुल मिल गया है। अब भाषा की ओर। भाषा की ओर में हमेशा व्याकरण होता है। तो यहाँ देखेंगे हिंदी व्याकरण क्या है। यहाँ हिंदी व्याकरण शब्द युग्म है। निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों में उसके उचित शब्द युग्म लिखो। गांव, शहर, इधर उधर, घूमना फिरना, धन दौलत, पहचान जान पहचान, कूड़ा कचरा, फल फूल, घर घर। अब हम एक एक का उपयोग करते जाएंगे। जो प्रश्न दिए हैं पुस्तक में वही। एक उदाहरण के तौर पर पाठ्य पुस्तक वालों ने ही दिया है। धन दौलत, अथक परिश्रम से उसने धन दौलत कमाई। घूमना फिरना, सेहत के लिए घूमना फिरना अच्छा होता है। घूमना फिरना अच्छा होता है। अब तीसरा वाक्य देखेंगे। दीपावली में डैश डैश मिठाइयाँ बनती है। तीसरे वाक्य में घर घर, दीपावली में घर घर मिठाइयाँ बनती है। अंतर्जाल की सुविधा डैश डैश में उपलब्ध है। अब उसका उत्तर है गांव शहर, अंतर्जाल की सुविधा गांव शहर में उपलब्ध है। अब अगला वाक्य पांचवा, बाजार से बहुत सारे डैश खरीद कर लाए। फल फूल, बाजार से बहुत सारे
फल फूल खरीद कर लाए। अगला शब्द युग्म है कूड़ा कचरा। बच्चों ने मैदान पर फैला कूड़ा कचरा इकट्ठा किया। अगला समारोह में सभी डैश वालों की आमंत्रित किया। जान पहचान, समारोह में सभी जान पहचान वालों को आमंत्रित किया। अगला शब्द युग्म है इधर उधर। बगीचे में आते ही सभी बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे। अब देखो इसके बाद आता है मैंने समझा। तो इस कविता को पढ़कर, इस कविता को जो मैंने समझा दिया है उसे सुनकर आपने क्या समझ लिया, ये 2-3 वाक्यों में आपको लिखना है, क्योंकि यह मैं लिखवा कर नहीं देती, क्योंकि क्या समझा वह आपने लिखा तो अच्छा है, इसके लिए आप थोड़ा सोचेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है, उसमें क्या अच्छा लगा आपको, वह आप सोचोगे। इसलिए यह मैंने समझा कि 2-3 वाक्य या 4-5 वाक्य जो आपको लिखना आता है वह आप लिखिए। यहाँ यह कविता पूरी होती है और इस कविता का पूरा स्वाध्याय मैंने लिखवा कर दिया है। लेखन कार्य अपनी नोटबुक में पूरा करो और पढ़ाई करो। आपकी पढ़ाई आसान कर दी है मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अगला पाठ लेकर मैं जल्दी यहाँ वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।